अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, जो हमारा रिवीजन लेक्चर था क्लास 1 और 2 का, इससे पहले जो अपलोड किया था मैंने, उसमें आई हैव रियलाइज्ड कि कुछ दो तीन चीज़ें थी जो हमने इंट्रोडक्शन में उसको डिस्कस किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको हम कवर नहीं कर सके। इस वजह से मैं ये एक शॉर्ट सप्लीमेंट्री वीडियो बना रहा हूँ, उसी की तसलसल में, उसी की कंटिन्यूएशन में जो इससे पहले हमने लेक्चर अपलोड किया था। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज की बात हो रही है। एक रुडिमेंट्री सा सिंपल सा फ्रेमवर्क है। एंटरप्रेन्योर जो है वो एक्टर है, एंटरप्रेन्योरशिप एक्शन है, और रिजल्ट जो हमारे पास है वो है एंटरप्राइज। तो एंटरप्रेन्योर जो है बेसिकली ही इज द हार्ट एंड सोल ऑफ ऑपरेशंस। ही इज द वन who identifies a problem and has the courage to try and solve it. एंटरप्रेन्योर एक इंडिविजुअल होता है जो कि किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और उस प्रॉब्लम को इनोवेटिव और यूनिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो एंटरप्रेन्योर हमारे पास, जैसे हमने लास्ट क्लास में एलन मस्क की बात की थी, स्टीव जॉब्स की बात की थी, मार्क जकरबर्ग की बात की थी, तो अभी आप देखें ना, एलन मस्क जो कि रिस्क लेने से डरता नहीं है, वो मार्स पे जाने की बात करता है। वो जी ऐसा मोबाइल फोन बनाने की बात करता है जो सैटेलाइट से कनेक्ट हो। उसने टेस्ला बनाया। बिल्कुल, आप देखें कि उसने जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो एनर्जी है, उसको उसकी उसकी फ्यूचर को ही चेंज कर दिया है। तो एंटरप्रेन्योर जो है बेसिकली ये इनिशिएटिव लेने वाले लोग होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, ये इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आप देखें एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, ये बेसिकली एक वर्ब है, ये एक प्रोसेस है, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज एंड डिसीशंस। ये सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हैं और डिसीशंस हैं जिसमें आप देखें, आप जब किसी प्रॉब्लम पे काम करते हैं, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको लोग भी चाहिए होते हैं, आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए होती है, आपको मशीनरीज भी चाहिए होती हैं, आपको कैपिटल की भी ज़रूरत होती है, आप मार्केट रिसर्च भी करते हैं, आप प्लानिंग भी करते हैं, आप अपने लिए फंडिंग का बंदोबस्त भी करते हैं, और साथ-साथ आप ऑपरेशंस को भी मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अडेप्टिंग। इसके साथ साथ एंटरप्राइज जो है, एंटरप्राइज ये आपके पास एक फाइनल एंटिटी होती है, द टेंजेबल रिजल्ट्स ऑफ द पर्सन्स एफर्ट थ्रू द प्रोसेस। आपके पास जो फाइनल एंटिटी होती है या आउटकम जो होती है, वो आपके पास एंटरप्राइज होती है, एक कॉरपोरेशन होती है, एक कंपनी होती है, एक वेंचर होता है, एक स्टार्टअप होता है, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। तो इनोवेशन जो है ना, इट इज बेसिकली द हार्ट एंड सोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज द जेनेसिस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। Every great venture begins with a new idea that challenges the status quo. It is the starting point for entrepreneurship. Without innovation, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप हो ही नहीं सकती। जब तक आपके पास इनोवेशन नहीं है, जब तक आप किसी प्रॉब्लम को इनोवेटिव तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, हमारे पास ऊबर ऊबर जो है, वो उसने एक ऐप बनाया है जिसमें आप पैसेंजर्स को ड्राइवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ड्राइवर्स और पैसेंजर कनेक्ट होते हैं।
उसके पास कोई टैक्सी नहीं थी, लेकिन उसने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया और आप देखिए कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। ठीक है। इसके साथ साथ आप अगर एयरबीएनबी की बात करें तो एयरबीएनबी जो है ना, without owning any hotel, Airbnb is the largest hospitality platform in the world. एयरबीएनबी क्या करता है, वो टूरिस्ट को कनेक्ट करता है, जो आपके वहाँ पे लोग होते हैं, कहीं भी आप विजिट करते हैं। एयरबीएनबी से पहले जब भी लोग ट्रेवल करते थे तो वो किसी होटल में स्टे करते थे। एयरबीएनबी के बनने के बाद ऐसा हुआ कि अगर आपके घर में एक रूम स्पेयर है तो आप उस रूम को रेंट पे लगा सकते हैं। आपका भी फायदा और जो टूरिस्ट है, ट्रेवलर है, उसको भी बड़े मतलब बड़े चीप पैसों में उसको वो रूम मिल जाता है। इसके साथ साथ नेटफ्लिक्स की अगर बात करें, उसकी इनोवेशन की अगर हम बात करें, तो उसकी इनोवेशन ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। नेटफ्लिक्स से पहले आप जब मूवीज देखते थे या एंटरटेनमेंट की बात करते थे, या आप सिनेमा जाते थे, या आप डीवीडी परचेज करते थे, या आप रेंट करते थे, तो अभी आप देखें कि आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं जिस टाइम आपका दिल चाहे। आप कोई मूवी देखना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, आप वो इजीली देख सकते हैं। ऐसे आप टेस्ला की अगर हम बात करें, टेस्ला ने जो है ना फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी को चेंज कर दिया है। पहले लोग जो है ना, ऑब्वियसली आपके फ्यूल कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं कि पहले डीजल और पेट्रोल, इससे गाड़ियां चलती थी। अभी ईवी के आने की वजह से आप देख सकते हैं कि अभी वो डीजल और पेट्रोल वो अभी भी है, लेकिन साथ साथ आप देखें कि फ्यूचर हमारा जो है वो ईवीज की तरफ हम जाएंगे, हम शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स ईवी। तो इनोवेशन बेसिकली कहने का मतलब ये है, इन एसेंस इनोवेशन जो है वो उसके बगैर एंटरप्रेन्योरशिप अधूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप तभी होगी जब आपकी इनोवेशन होगी, तभी हम कहते हैं कि इनोवेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन इज द जेनेसिस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन इज द हार्ट एंड सोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अभी एक दूसरा आइडिया जो हम डिस्कस नहीं कर पाए, वो था फ्यूचर ऑफ प्रोग्रेस, जिसको हमने फिजिकल क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा लेक्चर था, वीडियो थी, उसमें हमने इसको डिस्कस नहीं किया। तो अभी इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए, ये आइडिया जो है पीटर थील का है, उसकी बुक है 0 to 1। उसमें वो कहता है कि प्रोग्रेस दो किस्म की होती है। एक आपके पास होती है हॉरिजॉन्टल और एक्सटेंसिव प्रोग्रेस, और दूसरी आपके पास होती है वर्टिकल और इंटेंसिव प्रोग्रेस। आपकी जो हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस होती है, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस में आप क्या करते हैं, आप जो है ना कॉपी करते हैं एक चीज को और उसको स्प्रेड करते हैं आगे। फॉर इंस्टेंस, हम अगर एग्जांपल लें, तो जैसे चाइना की जो प्रोग्रेस है उसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कहेंगे। चाइना चाइना हैव बीन straightforwardly Chinese have been straightforwardly copying everything that has worked in the developed world। अब देखिए 19th सेंचुरी के रेल रोड्स, आप देखें कि 20th सेंचुरी के एयर कंडीशनिंग सिस्टम, और इवन के एंटायर सिटीज को उन्होंने कॉपी किया और उसको अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि बीच बीच में दे माइट स्किप अ फ्यू स्टेप्स अलोंग द वे, गोइंग स्ट्रेट टू वायरलेस विदाउट इंस्टॉलिंग लैंडलाइंस। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आप देखें, ये 1 to N की बात कर रहे हैं। आप एक चीज ऑलरेडी मौजूद थी, उसी आइडिया के साथ आप गए और उसी आइडिया को आपने आगे स्प्रेड किया। फॉर इंस्टेंस, मैकडोनल्ड यूएसए में ओपन हुआ। मैकडोनल्ड की जो रेसिपी थी बड़ी यूनिक थी, लोगों को पसंद आई। वो इतनी लोगों को पसंद आई कि उन्होंने मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस मुख्तलिफ स्टेट्स में खोल दिए। फिर होते होते वो ग्लोबल हो गए। ग्लोबल, अभी आप देखिए पाकिस्तान में भी उनकी फ्रेंचाइजेस मौजूद हैं। तो ये अभी आप देखें, इस प्रोग्रेस को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल
प्रोग्रेस, कि आप एक चीज को कॉपी करके उसको आगे बढ़ाते हैं, उस प्रोग्रेस को हम हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कहते हैं, या उस आइडिया को हम हॉरिजॉन्टल आइडिया कहते हैं, या वन टू एन आइडिया कहते हैं। अच्छा, वर्टिकल और इंटेंसिव प्रोग्रेस क्या है? वर्टिकल और इंटेंसिव प्रोग्रेस बेसिकली ये 0 to 1 आइडिया की बात कर रहा है। ये कहता है कि आप ऑल टुगेदर एक नई चीज के साथ आते हैं। जैसे हमारे पास टाइपराइटर है, तो टाइपराइटर की बजाय उसको कॉपी करने की बजाय, उसकी प्रोडक्शन करने की बजाय आप वर्ड प्रोसेसर के साथ आ गए। ये 0 to 1 आइडिया है, या इस प्रोग्रेस को हम वर्टिकल प्रोग्रेस कहते हैं। इसमें आप देखिए हमारे पास एग्जांपल्स हैं। गूगल का आना वर्टिकल प्रोग्रेस था। इसके साथ साथ फेसबुक का आना वर्टिकल प्रोग्रेस था। अमेजोन का आना, आप देखिए अमेजोन जो है ना, उसने ये आपकी जो ऑनलाइन शॉपिंग है, इसके कॉन्सेप्ट को उसने रेवोल्यूशनाइज किया। और अभी पूरी दुनिया में आप देखें अमेजोन जो है ना, वो एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। तो अमेजोन का आना, ये आइडिया 0 to 1 है। इसके साथ साथ आप देखें मुख्तलिफ और ऐसी चीजें हैं जिसको हम 0 to 1 आइडिया कह सकते हैं। ठीक है, तो 0 to 1 आइडिया बेसिकली आप जो है ना इनोवेशन करते हैं। और ये आइडिया जो है ना, अच्छा इसमें एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस इज इक्वल टू ग्लोबलाइजेशन, वर्टिकल प्रोग्रेस इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। कि आप टेक्नोलॉजी को यूज करके एक नए आइडिया के साथ आते हैं। एयरबीएनबी की बात की 0 to 1, उबर की बात की 0 to 1, व्हाट्सएप की बात की 0 to 1, टेस्ला की बात की 0 to 1। ये सब देखें आप ना कि इन्होंने टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज किया। टेक्नोलॉजी को यूज करके, इनोवेट करके एक नए आइडिया के साथ आए। और आप देखें कि ये अच्छा इसमें एप्पल आप देखें तो ये मतलब इनकी मोनोपलीज बन गई है। हमेशा इनोवेशन जो है ना, इनोवेशन आप ये बात याद रखिए कि इनोवेशन क्या करता है? इनोवेशन क्रिएट्स मोनोपोली लाइक एडवांटेज, जबकि इमिटेशन क्रिएट्स कंपटीशन। जब आप 1 to N आइडिया पे काम करेंगे तो वो क्या होगा, उस आइडिया में ये होगा कि आप अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ेंगे, आप कंपटीशन में आ जाएंगे। आप उसी कंपटीशन में लड़ते रहेंगे लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। ये आर्ग्यू करता है पीटर थिल। जबकि आप इनोवेशन करेंगे, जब आप टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, जब आप 0 to 1 आइडिया के साथ आएंगे, तो 0 to 1 आइडियाज जो है ना, वो इट क्रिएट्स मोनोपोली लाइक एडवांटेज। आप बेसिकली अनट्रोडन पाथ्स पे जाते हैं, तो ऑब्वियसली अनट्रोडन पाथ्स क्रिएट ब्रेक थ्रू वैल्यू। आप जब भी अनट्रोडन पाथ्स पे जाते हैं तो वो एक ब्रेक थ्रू वैल्यू क्रिएट करता है। आप हमेशा ये आपने अपने जहन में रखना है कि ये हम अक्सर कहते हैं कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ना, ये भी आपने याद रखना है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे फॉर इंस्टेंस गूगल है या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी तरह हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को चलाना है। तो आप ये देखें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ना, वो हमेशा दे आर बैकवर्ड लुकिंग। वो दे आर बेस्ड ऑन व्हाट वर्क बिफोर, नॉट व्हाट विल वर्क इन फ्यूचर। अभी जब आपने 0 to 1 पे जाना है तो आपने कोई नई चीज करनी होगी, क्योंकि मार्केट जो है ना वो चेंज होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है और सोफिस्टिकेटेड होती है, आपके कस्टमर का बिहेवियर चेंज होता है। तो आपने उन चीजों पे काम नहीं करना जो कि ऑलरेडी हो गई हैं। आपने ऑल टुगेदर एक नए आइडिया के साथ आना होगा। यहाँ पे एग्जांपल जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिए, आई गेस हमने इसको डिस्कस कर लिया था टाइपराइटर टू वर्ड प्रोसेसर के एग्जांपल का। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको वर्टिकल प्रोग्रेस और हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस। ये आप देख सकते हैं वर्टिकल और इंटेंसिव प्रोग्रेस, जिसमें लिखा हुआ है डूइंग न्यू थिंग्स। हॉरिजॉन्टल और एक्सटेंसिव प्रोग्रेस में आप क्या करते हैं? कॉपीइंग थिंग्स दैट वर्क। इसमें आप देखें टेक्नोलॉजी है,
और आपके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी को, तो टेक्नोलॉजी किसे कहती हैं? टेक्नोलॉजी बेसिकली एनी न्यू और बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। आप चीजों को जब बेहतर तरीके से करते हैं, नए तरीके से करते हैं, तो उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा आइडिया जो हमने क्लास में डिस्कस किया था वो ये था कि यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। आप जो है ना वो लॉटरी टिकट नहीं है। आपकी जो सक्सेस है इट इज नॉट अ मैटर ऑफ लक और रैंडम चांसेस। सक्सेस ऐसे ही नहीं आ सकती कि बैठे बैठाए आप किसी चीज पे बड़े एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ऐसे इस तरीके से आप काम करें जिसमें आपको लगे कि यार ये बस हो जाएगा। ऐसे सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको इंडस्ट्रियस होना पड़ता है, आपको आपके लिए ज़रूरी है कि आप परसिस्टेंस रहे, आप में पेशेंस होनी चाहिए, आपका एक विजन होना चाहिए, ठीक है? और फिर उस विजन को अचीव करने के लिए आप मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें। यू नीड टू बर्न योर मिडनाइट ऑयल। आपने बेतहाशा मेहनत करनी है और फिर आप जो है ना किसी एक मकाम तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, इसमें उसने चार चीजों के बारे में बात की है। जब हम ये बात करते हैं कि यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट, तो वो ये ऐसा है कि फ्यूचर को चार तरीकों से देखा जाता है। एक हमारे पास है डेफिनेट ऑप्टिमिज्म। उसमें ये है कि डेफिनेट ऑप्टिमिज्म में ये हमेशा जो एंटरप्रेन्योर होता है वो डेफिनेट ऑप्टिमिज्म में रहता है। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म का मतलब ये है क्रिएटिंग अ डिजाइन बेटर फ्यूचर। क्रिएटिंग अ डिजाइन बेटर फ्यूचर, आप ये कहते हैं कि फ्यूचर के बारे में मैं जान सकता हूँ, फ्यूचर बेहतर होगा और मैं उसको बेहतर बनाने के लिए आज मेहनत करूंगा, आज कोशिश करूंगा और उसको बेहतर बनाऊंगा। ये डेफिनेट ऑप्टिमिज्म है। फिर हमारे पास है इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म। इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म में ये है कि यू बिलीव द फ्यूचर विल बी बेटर बट डोंट नो हाउ। आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर, आप ये कहते हैं फ्यूचर बेहतर होगा लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे बेहतर होगा। सो यू डोंट क्रिएट अ स्पेसिफिक प्लान। इट्स अ लॉटरी टिकट माइंडसेट, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। ये लॉटरी टिकट माइंडसेट है। आप ये कहते हैं कि बस हो जाएंगी चीजें, बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ फिर हमारे पास है डेफिनेट पेसिमिज्म। डेफिनेट पेसिमिज्म ये है कि यू बिलीव द फ्यूचर विल बी ब्लीक। आपको ये लगता है फ्यूचर बुरा होगा, इस वजह से आपने क्या करना है, यू यू शुड प्रिपेयर फॉर इट। आपने खुद को तैयार करना है, जैसे बिल्डिंग अप कैश रिजर्व्स और होर्डिंग रिसोर्सेज। आप ये कहते हैं कि फ्यूचर तो बुरा ही होना है, तो इस वजह से हम ऐसे करें कि हम फ्यूचर के लिए, अपने रेनी डेज के लिए कुछ सेविंग करें, कुछ चीज़ों को संभालें या अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी ऐसी जगह पे करें जो कि हमारे पास स्टेबल रिटर्न हो। जैसे अभी आप देखें, रिसेंटली मैं देख रहा था, तो ये जंग से पहले की बात है कि दुबई में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कैपिटल आ रहा था। चाइना से बहुत ज़्यादा कैपिटल फ्लाइट हो रहा था, मतलब वहाँ से लोग जो है ना पैसे दुबई भिजवा रहे थे, ऐसे दुबई से, सॉरी, पाकिस्तान से लोग पैसे दुबई भिजवा रहे थे, इंडिया से, ऐसे मुख्तलिफ और ममालिक से। तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने पैसों को ऐसी जगह ट्रांसफर करते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि हमारे पैसे महफूज हैं, और ये जो है ना जब वक्त या हालात खराब होंगे तो इन पैसों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे हम शिफ्ट हो सकते हैं। तो वो माइंडसेट जो है ना वो डेफिनेट पेसिमिज्म का माइंडसेट है, ठीक है। अच्छा, मूविंग फर्दर, इनडेफिनेट पेसिमिज्म क्या है? इनडेफिनेट पेसिमिज्म में ये है कि यू थिंक द फ्यूचर विल बी ब्लीक बट यू हैव नो आइडिया व्हाट टू डू अबाउट इट। आपको ये पता है कि फ्यूचर तो बुरा होना ही है, और आपको ये आप फिर ये कहते हैं कि अभी हम क्या करें, अगर फ्यूचर बुरा होना है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हमारी सरकार के हाथ में है, या ये तो लिखा हुआ है, या ये तो तयशुदा बात है। इस वजह से जो है ना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक एक किस्म का आप कह सकते हैं कि पैसिव सर्वाइवल मोड होता है। आप पैसिव हो जाते हैं, आप कहते हैं बस चीजें हो रही हैं, थिंग्स आर हैपनिंग टू मी एंड यू आर नॉट responding to it, and you are not being proactive, you are not doing anything about it। तो वो जो है ना एक
पैसिव माइंडसेट की निशानी है। इंडेफिनिट पेसिमिज्म के बारे में भी हमने बात की, डेफिनेट पेसिमिज्म के बारे में बात की, इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म के बारे में बात की, और हमने डेफिनेट ऑप्टिमिज्म के बारे में बात की। तो मैं मेरी आपको ये सजेशन होगी कि आप अभी से आपको आपको चाहिए कि आप अपने माइंडसेट को डेफिनेट ऑप्टिमिज्म की तरफ अपने माइंडसेट को ले आए, खुद को प्रोएक्टिव बनाएं, चीजों पे काम करें, और आप ये सोचें कि इंशाल्लाह फ्यूचर बेहतर होगा और हम उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जब आपका ये माइंडसेट होगा तो आप जो है ना, आप एक किस्म का चीजों को कंट्रोल, आपके कंट्रोल में आ जाती हैं, चीजें आपके इख्तियार में आ जाती हैं। आप इस माइंडसेट से निकल आते हैं कि यार ये चीजें मेरे साथ होनी है और ये इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। इस माइंडसेट से आप निकल आते हैं और आप कहते हैं कि फ्यूचर को मैं देख सकता हूँ और फ्यूचर के बारे में मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि चीजों को अपने कंट्रोल में ले लूं। ठीक है, तो ये कुछ 4 एटीट्यूड्स हैं जो कि पीटर थिल ने अपने बुक में डिस्कस किए थे। ऑलराइट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट डज दिस मीन फॉर एंटरप्रेन्योर। ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर के लिए जो है ना, वो एक डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए उसको, और उसको लॉटरी टिकट माइंडसेट से निकलना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक दूसरी चीज जो कि डिस्कस हुई थी बुक में, वो था फाउंडर्स पैराडॉक्स। ऐसे बुक में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा वो आपके साथ शेयर कर लूं। एक कॉन्सेप्ट था फाउंडर्स पैराडॉक्स। फाउंडर्स पैराडॉक्स ये है, वो ये कहता है कि फाउंडर्स आर ऑफन सॉरी, फाउंडर्स आर ऑफन इसेंट्रिक, इंटेंस, extreme, difficult, obsessive, highly opinionated। वो जो है ना, आपके जो जितने भी फाउंडर्स होते हैं वो संकी होते हैं, बड़े एक्सट्रीम किस्म के होते हैं, दे आर डिफिकल्ट टू हैंडल, वो ऑब्सेसिव होते हैं। आप स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़े ना, तो स्टीव जॉब जो है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि वो एक बहुत स्ट्रिक्ट बॉस था। वो अभी एलन मस्क को अगर आप देखें, वो भी बड़ा एक एसेंट्रिक किस्म का बंदा है, संकी किस्म का बंदा है। आप देखिए, कभी लोगों को फायर कर कर लेता है, कभी वो आके ऐसे ट्वीट करता है, तो ये बड़े ऑब्सेसिव किस्म के लोग होते हैं। येट दे आर आल्सो क्रिएटिव, विजनरी एंड वर्ल्ड चेंजिंग काइंड ऑफ पर्सन्स। ये ऐसे लोग होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, जो विजनरी होते हैं, जो कि दुनिया को चेंज करने की बात करते हैं। दे ऑफन हैव अनयूजुअल पर्सनैलिटी। ये विजनरी थिंकिंग होते हैं, कॉन्ट्रेरियन बिलीफ पे काम करते हैं। मतलब कॉन्ट्रेरियन बिलीफ कहते हैं व्हेन यू गो अगेंस्ट कंसेंसस। जो मेजोरिटी लोग जिस चीज को फॉलो करते हैं या जिस चीज को सही मानते हैं, वो उसके अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है ना, अभी आप देखें, ये मार्स की बात करता है या सैटेलाइट से कनेक्ट होने वाले फोन की बात करते हैं, तो ये इनका जो बिलीफ होता है वो कंट्रेरियन बिलीफ होता है। और कमिटमेंट जो है ना, वो इनकी एक्सट्रीम होती है, इंटेंस किस्म के होते हैं। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि आप अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे, अपनी अपना स्टार्टअप खोलेंगे, तो आपने फिर आप कैसे, मतलब आप ऑब्वियसली एक संघी बंदा ही, और एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ज्यादा रेबेलियस किस्म का है, वही इतनी बड़ी जसारत कर सकता है और अपना एक स्टार्टअप या अपना एक वेंचर शुरू कर सकता है। आपने क्या करना है? देखिए, इनोवेशन नीड्स रेबल, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इनोवेशन के लिए रेबल्स की जरूरत है। बट प्रोग्रेस नीड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोग्रेस के लिए जरूरी है कि आप रिस्पॉन्सिबल भी हों। द बेस्ट फाउंडर कंबाइन बोथ। जो अच्छा फाउंडर होता है वो रेबल भी होता है और रिस्पॉन्सिबल भी होता है। ऐसे ना हो कि आप सिर्फ रेबेलियस हो, रेबल हो, आप ऑब्सेसिव हो, आप चीजों को आप चाहते हैं कि ये चीज हो जानी चाहिए। ठीक है, वो चीज हो जाएगी, लेकिन आप चीजों को मैनेज कैसे करेंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं लेंगे, आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे मैनेज करेंगे। ऐसे हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं, बुक में भी उसने शेयर किए हैं, जो कि जिन्होंने अपनी जिंदगियों के साथ बहुत, मतलब बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बने, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उन्होंने बनाई, लेकिन वो जो है ना, रेबल तो थे,
इनोवेशन तो वो ले आए, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। इस वजह से वो जो उनकी जो प्रोग्रेस है वो सस्टेनेबल नहीं थी। वो जो है ना एक टाइम आया कि फिर वो बैंकरप्ट हो गए अपनी पर्सनैलिटी टाइप की वजह से। तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप रेबेल के साथ-साथ आप रिस्पॉन्सिबल भी हों। ठीक है? आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।